चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 7 मार्क्स का सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राइट द स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। 7 मार्क्स का परफेक्ट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से एक एक चीज देखिएगा। 7 मार्क्स का परफेक्ट क्वेश्चन है और सेक्शन 7 की ही बात है। वैसे सेक्शन बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार कहता हूं। जो एक आधा रेलिवेंट होगा जैसे सेक्शन 8 था, बस दैट्स इट। अदरवाइज आपको कोई ध्यान रहे बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना। याद रखना एग्जाम में अगर आप गलत सेक्शन कोट करके आते हो तो आपका पूरा क्वेश्चन कट कर दिया जाएगा, चाहे आपने पूरा क्वेश्चन ठीक लिखा हो। इसीलिए आप सेक्शन तभी लिखें जब आप 101% डैम श्योर है, और जिनको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक टशनबाजी है। अगर सिंपल वर्ड्स के अंदर बोलूं, आप सिंपली लिखें अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013, दैट्स इट। कोई सेक्शन आपको लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम के अंदर। चलिए, सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब क्या प्रोसीजर है, बड़े ध्यान से एक एक चीज आपको सुननी और समझनी है। देखिए, सबसे पहला स्टेप है फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को मैं बार बार आरओसी बोलूंगा, दैट इज द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। देखिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन आपको आरओसी पे फाइल करने हैं। अब कौन सी ये डॉक्यूमेंट्स हैं? टोटल 6 इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको आरओसी पे फाइल करने होते हैं, जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला तो क्या है इन 6 में से? सबसे पहला है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स, जिसको सारे के सारे सब्सक्राइबर साइन करेंगे। देखिए, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी कम से कम आपको इनिशियली 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं। जो इनिशियल मेंबर्स होते हैं कंपनी के, उन्हीं को सब्सक्राइबर्स बोला जाता है। इनिशियल मेंबर्स ऑफ कंपनी, जो कंपनी के शुरुआत में मेंबर्स बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? सब्सक्राइबर। तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 चाहिए होते हैं और प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने चाहिए होते हैं? 2। तो पहली चीज, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, अभी सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं, लेटर ऑन हमें डिटेल में पढ़ना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी का मतलब सर, एक तरह से कंपनी का संविधान। कंपनी किस नाम से जानी जाएगी, जैसे मेमोरेंडम के अंदर एक होता है नेम क्लॉज कि कंपनी किस नाम से जानी जाएगी, एक होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज कि कंपनी कौन सा बिजनेस कर सकती है, कैपिटल क्लॉज कंपनी की कितनी शेयर कैपिटल होगी, इसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा, और जो इसके अंदर लिख दिया दैट इज फुल एंड फाइनल। जैसे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख दिया कि कंपनी फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कोचिंग का बिजनेस करेगी, तो अगर ऑनलाइन कोचिंग उसमें लिख दिया तो उसके बाद कंपनी सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग ही प्रोवाइड कर सकती है। अगर कंपनी इंगेज है किसी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या और कोई सर्विस प्रोवाइड करने के अंदर, तो ऑल सच कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी नल एंड वॉइड। तो जो देखो क्या लिखा है वर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, कंपनी का संविधान है। तो कंपनी का अगर संविधान है तो कंपनी उससे बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकती। कैपिटल क्लॉज में लिख दिया गया ऑथोराइज शेयर कैपिटल कि मैक्सिमम शेयर कैपिटल कंपनी की कितनी हो सकती है, तो जो उसमें लिख दिया गया दैट इज फुल एंड फाइनल। कंपनी उससे ज्यादा शेयर कैपिटल रेज नहीं कर सकती। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज कि कंपनी का मेन हेड ऑफिस कहाँ होगा, तो जो उसमें लिख दिया गया उस हेड ऑफिस को कंपनी को वहीं रखना पड़ेगा, उसको चेंज नहीं कर सकती। सो बेसिकली द मेमोरेंडम इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। एंड आर्टिकल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली कंपनी के कुछ इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कॉल्स इन अरियर है तो उस पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा, कॉल्स इन एडवांस पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें जो है कंपनी के आर्टिकल्स में लिखी होती हैं। तो मेमोरेंडम इज बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, आर्टिकल्स आर द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। तो कंपनी को अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाना होता है और उसके बाद उसे साइन करते हैं सारे के सारे सब्सक्राइबर्स, जो कि पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2, ठीक है। क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? दिस इज बी पॉइंट, डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। देखिए, कंपनी बनाने के लिए या तो आप किसी एडवोकेट की सर्विस ले रहे होगे, या आप किसी चार्टेड अकाउंटेंट की सर्विस ले रहे होगे, या कॉस्ट अकाउंटेंट की सर्विस ले रहे होगे, या कंपनी सेक्रेटरी की सर्विस ले रहे होगे, यस और नो। तो
जो भी व्यक्ति की हेल्प से आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो, जो आपकी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को देख रहा है, उससे एक डिक्लेरेशन लेनी है। एंड बाय पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स एज डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। दो व्यक्तियों से डिक्लेरेशन लेनी है। पहला व्यक्ति कौन बताओ? पहला व्यक्ति वो जो कि कंपनी की लीगल फॉर्मेलिटीज देख रहा है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज देख रहा है। और दूसरा कौन? जिसका नाम आर्टिकल्स में दिया गया है एज ए डायरेक्टर, मैनेजर या कंपनी सेक्रेटरी में। अब क्या डिक्लेरेशन तो लेनी है, वर्ड तो आपने लिख दिया कि डिक्लेरेशन लेनी है। क्या डिक्लेरेशन में लेना क्या है? उससे एफिडेविट में लेना क्या है? एफिडेविट में लेना है दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड मैटर्स प्रेसिडेंट और इंसिडेंटल thereto have been complied with। बड़े सिंपल और सरल अक्षरों के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स थी एक्ट की, वो सारी की सारी फुलफिल की गई हैं, सारी की सारी कंप्लाई विद की गई हैं। जो मेमोरेंडम बनाने के लिए थी, जो आर्टिकल्स बनाने के लिए थी, जो सब्सक्राइबर्स के लिए थी, वो सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल की गई हैं। तो इसमें आपको याद क्या करना है? दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट, बस इसके बाद ये करने की जरूरत नहीं है आपको, ये कर लीजिएगा हैव बीन कंप्लाइड विद। देखिए लॉ जो होता है बड़ा टेढ़ा होता है, बड़े रॉ फॉर्म में लिखा जाता है। ये सब आपको जो है वो करने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को मैं येलो से मार्क कर रहा हूं सिर्फ आप इतना याद रखिएगा, याद करने वाला पोर्शन में येलो से मार्क कर रहा हूं, सिर्फ आप उतना याद रखिए। ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद। ठीक है, इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो येलो वाला पोर्शन है एक बार देखिए, पढ़ना जरूरी है कि पूरा लॉ क्या कहता है, और याद वो करना है जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। ठीक है, और सेकंड डिक्लेरेशन लेनी है किससे? जो कि व्यक्ति इन्वॉल्व है किसमें? कंपनी की फॉर्मेशन में, या जिसका नाम दिया गया है आर्टिकल्स में एज डायरेक्टर, मैनेजर। और क्या डिक्लेरेशन लेनी है कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई विद हो चुकी हैं। ठीक है, तो अभी दो फॉर्मेलिटीज हमने पूरी पढ़ ली है। इसके बाद थर्ड पे आते हैं, एफिडेविट लेना है from each of the subscriber to the memorandum and from person named as first director if any in the articles। मतलब अभी आपने एफिडेविट किससे लिया? जो कंपनी की लीगल फॉर्मेलिटी में था, या पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल एज डायरेक्टर, मैनेजर। अब जो एफिडेविट लेना है वो किससे लेना है? कंपनी के सब्सक्राइबर से और कंपनी के जो फर्स्ट डायरेक्टर्स बनेंगे। मतलब ये वाला जो व्यक्ति है बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल, ये सेकेंड एफिडेविट दे रहा है किस चीज का? पहली बात उसके अंदर वो ये देगा एफिडेविट के अंदर कि उसे कभी भी जेल नहीं हुई किसी भी कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट में फ्रॉड करने की वजह से। देखो उसे, अगर सपोज मिस्टर ए हैं, उन्होंने पहले कभी कोई कंपनी फॉर्म करी थी और वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करती थी, या उसका जो प्रोसेस था फॉर्मेशन का वो गलत था, जिसकी वजह से मिस्टर ए को जेल जाना पड़ा। ठीक है, तो वो तो अपने एफिडेविट में लिखेंगे कि हाँ मुझे कन्विक्शन हुई है। बट अगर उन्होंने पहले कोई कंपनी फॉर्म करी और वो एकदम सही काम धंधा कर रही है, कभी उनको कोई जेल वेल नहीं जाना पड़ा, तो वो अपने एफिडेविट में क्या लिखेंगे कि हाँ भैया मैं इन्वॉल्व तो था इन द प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट, लेकिन मुझे कोई ऑफेंस की वजह से कभी कन्विक्ट नहीं किया गया। तो देखिए एफिडेविट इसलिए लिया जाता है ताकि बंदे का कैरेक्टर पता लग सके, जो पर्सन इन्वॉल्व है कंपनी फॉर्मेशन के अंदर उनका नेचर पता लग सके। ही इज नॉट कन्विक्टेड, एफिडेविट में क्या लिखवाना है कि ही इज नॉट कन्विक्टेड टू ऑफ एनी ऑफेंस इन द कनेक्शन विद द प्रमोशन, चाहे कंपनी की प्रमोशन में, फॉर्मेशन में या मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। He has not been found guilty of any fraud or misfeasance of any breach of duty to any company under this act or any previous company law during the last 5 years। मतलब समझे कि
जो व्यक्ति कंपनी का सब्सक्राइबर बन रहा है या कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर बनेगा, पहला एफिडेविट उसको क्या देना है कि वो कभी जेल नहीं गया। दूसरे एफिडेविट के अंदर उसको क्या बात देनी है कि उसने पिछले 5 सालों के अंदर किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड या ब्रीच ऑफ ड्यूटी इस कंपनी एक्ट में या पिछले कंपनी एक्ट के अंदर नहीं किया। हाँ, अगर पिछले 5 साल से पहले किया है तो बात अलग है, लास्ट 5 ईयर्स, यहां पर स्पेशल लिखा हुआ है कि पिछले 5 सालों के अंदर कोई भी उसने किसी भी तरीके का फ्रॉड ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं किया। और तीसरी बात उसे जो बतानी है, ऑल द डॉक्यूमेंट्स लेड विद द आरओसी, जो भी आरओसी के साथ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उसके अंदर सारी करेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि कंप्लीट है और बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ है। तो 3 बातें अभी तक आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं। इसके अंदर पहली बात आपने पढ़ी कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी जो कि साइन बाय ऑल सब्सक्राइबर होने चाहिए। सेकंड, डिक्लेरेशन देगा कौन व्यक्ति जो कंपनी की लीगल फॉर्मेलिटी में है, प्लस वो पर्सन जो कंपनी के आर्टिकल्स में एज डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, और क्या लिखना है कि सारी जो कंप्लायंस थी वो हमने पूरी की है। फिर एफिडेविट कौन देगा, सब्सक्राइबर्स और फर्स्ट डायरेक्टर, किस बात का कि नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है, किसी भी प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी में, या he has not been found guilty of any fraud in last 5 years, ठीक है। और उसके बाद all the documents led with the registrar, जो भी उन्होंने रजिस्ट्रार को फाइल किए हैं वो करेक्ट है, कंप्लीट है एंड ट्रू ऑफ द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ है। चौथी बात जो देनी है क्या, द एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड। देखिए, कंपनी जब रजिस्टर हो जाती है तो उसके विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड उसे अपना रजिस्टर ऑफिस बनाना होता है। तो जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बन जाता कंपनी का, तब तक अगर आरओसी को कोई लेटर, डॉक्यूमेंट भेजना है तो वो किस एड्रेस पे भेजा जाएगा, उसका एक एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस दिया जाता है। फिफ्थ, द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर। अब पर्टिकुलर्स में क्या क्या आएगा, उसका नाम, उसके सरनेम, उसके फैमिली नेम या सरनेम या फैमिली नेम एक ही बात है, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, उसकी नेशनैलिटी, जो भी सब्सक्राइबर है किसका, मेमोरेंडम का, अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एंड इन केस ऑफ ए सब्सक्राइबर बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब समझे भाई, जरूरी थोड़ा है कि कंपनी फॉर्म करने में जो प्रमोटर है वो नेचुरल पर्सन ही होगा। भाई कई बार होता क्या है कि कोई कंपनी है वो दूसरी कंपनी बना रही होती है और उसके 100% शेयर फर्स्ट कंपनी रखती है, तो यहाँ पर जो उसकी सब्सक्राइबर होगा वो एक बॉडी कॉर्पोरेट हुआ ना, yes or no? तो एंड इन केस ऑफ ए सब्सक्राइबर बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। दैट द पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इन अदर फर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट्स अलॉन्ग विद देयर कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये क्या है, जो भी व्यक्ति कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स बनेंगे, अगर वो किसी और कंपनी के अंदर डायरेक्टर है या किसी और फर्म के अंदर उन्होंने कोई भी पोजीशन होल्ड कर रखी है, तो उसकी उन्हें डिक्लेरेशन देनी है। फॉर एग्जांपल, मैं ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी में डायरेक्टर हूं और मैं एक XYZ फर्म में भी डायरेक्टर हूं, तो जब मैं ग्रूमिंग एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाऊंगा तो उसके अंदर मुझे ये डिक्लेरेशन करनी है कि मैं XYZ के अंदर भी डायरेक्टर हूं या शेयर होल्डर हूं या कुछ भी हूं। एक तो ये डिक्लेरेशन देनी है, और दूसरा जिस फर्म के अंदर मैं डायरेक्टर या शेयर होल्डर हूं उस फर्म से मुझे कंसेंट लेटर लेना है कि हाँ, मैं ग्रूमिंग एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर डायरेक्टर बनने जा रहा हूं, इससे XYZ फर्म को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? दोबारा पढ़िए, अब समझ में आएगा। द पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इन अदर फर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट अलॉन्ग विद देयर कंसेंट टू एक्ट, अलॉन्ग विद देयर कंसेंट टू एक्ट लिख रहा है, उनकी कंसेंट भी लेनी है, एज डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो मैंने आपको बताया था 6 डॉक्यूमेंट्स हमें देने होते हैं पहली चीज़ के अंदर, और वो 6 डॉक्यूमेंट्स आपने पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 7 मार्क्स का ऐसे ही नहीं है, फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार, ये 6 चीज़ें आपको जो है वो सबमिट करवानी है। समझ में आया? आपके लिए मैंने पूरा एक समराइज कर दिया है कि आपको जब रिवीजन करें तो दिक्कत ना आए। तो देखिए, ये तो आप प्लीज़ उतारिएगा ही उतारिएगा, ये जो आपने पढ़ा है
ये सारा तो नोट डाउन करना ही करना है क्योंकि अल्टीमेटली लिख के आपको इसी फॉर्म में आना है, लेकिन एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द आरओसी क्या क्या चाहिए, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर्स, एक डिक्लेरेशन जो कि दो तरह की होंगी, फर्स्ट पर्सन इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन, या तो वो सीए होगा, सीएस होगा, सीएमओ होगा, एडवोकेट होगा, या पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स, वो कौन हो सकते हैं, डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी। एफिडेविट लेना है सब्सक्राइबर से और फर्स्ट डायरेक्टर से, किस चीज़ का, कि वो कन्विक्ट नहीं हुए अंडर कंपनी एक्ट, कोई फ्रॉड नहीं किया कंपनी एक्ट में लास्ट 5 ईयर्स में, सिर्फ टाइम बाउंडेशन यहाँ है। इन्फॉर्मेशन फाइल्ड आर, जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन फाइल किया वो ट्रू एंड बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, जब तक उनका रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं आ जाता। पर्सनल डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर, जिसमें नेम आएगा, एड्रेस आएगा, नेशनैलिटी और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। फर्स्ट डायरेक्टर्स जो भी हैं उनसे उनका इंटरेस्ट क्या है अदर फर्म्स के अंदर, प्लस जिस भी फर्म में उनका इंटरेस्ट है उससे कंसेंट लेटर लेना है फर्म इन विच ही हैज़ इंटरेस्ट। तो देखिए पूरा एक समरी नोट भी मैंने आपके लिए बना दिया ताकि आपको दिक्कत ना आए किसी भी प्रकार की याद करने में, ठीक है। तो फटाफट एक बार आप फर्स्ट स्टेप जो है वो सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए और ये समरी जरूर बना लीजिएगा, उसके बाद हम बाकी बातें करते हैं। आगे की बातें बहुत बहुत सिंपल हैं, ठीक है। मेन फर्स्ट पॉइंट था और इसमें आप किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते, अदरवाइज हमें मार्क्स अलॉट नहीं होंगे। प्लीज़ इस पर मैंने बहुत मेहनत करी है भगवान की दया से, आप भी प्लीज़ इसकी रिस्पेक्ट करते हुए बड़े अच्छे से नोट्स बनाइएगा। थैंक यू सो मच।